जोहार। कृषि दर्शन के इस अंक में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज भी मैं आप लोगों के लिए नई नई जानकारियां लेकर आई हूं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं खबरें खेती की। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुश्री। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। वर्मी कंपोस्ट यूनिट निर्माण के लिए दिए जाते हैं 50% अनुदान। समय के अनुसार उचित मात्रा में गेहूं के बीजों की बुआई कर बेहतर उत्पादन पाएं। ओपन मिल समरसेबल पंप सिंचाई कार्य को करता है आसान। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना द्वारा कृषि विकास के लिए राज्य में कई प्रकार की योजनाएं चलाई जाती हैं। इन्हीं में से एक योजना है वर्मी कंपोस्ट यूनिट निर्माण योजना। इस योजना के अंतर्गत लाभुक का वर्मी कंपोस्ट के प्रति यूनिट के निर्माण की लागत खर्च का 50% राशि अनुदान में दी जाती है। इस योजना से जहां एक ओर राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा मिल रहा है, वहीं राज्य के किसानों की आमदनी में वृद्धि भी हो रही है। किसानों के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना द्वारा चलाई जा रही वर्मी कंपोस्ट यूनिट निर्माण योजना एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना में प्रति पक्का वर्मी बेड 75 घन फीट की क्षमता वाले यूनिट के लिए 3000 और HDPI वर्मी बेड 96 घन फीट की क्षमता वाले यूनिट के लिए 5000 की अधिकतम अनुदान राशि या निर्माण खर्च की 50% राशि लाभुकों को देने का प्रावधान है। किसान भाई वर्मी बेड के निर्माण के लिए आवेदन जिला कृषि पदाधिकारी के कार्यालय में दे सकते हैं। किसान भाइयों, कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार विगत 15 अक्टूबर से गेहूं लगाने का समय शुरू हो चुका है और दिसंबर के अंत तक गेहूं की बुआई की जा सकती है। किस गेहूं के बीज की बुआई कब और कितनी मात्रा में की जाए ताकि फसल अच्छी प्राप्त हो, आइए लेते हैं इसकी जानकारी कृषि विशेषज्ञ से। अभी गेहूं लगाने का मौसम आ रहा है। सही समय पर अगर गेहूं की बुआई करते हैं, सही समय करने का उपयुक्त समय 15 अक्टूबर से लेकर के पूरे नवंबर तक है। और अगर विलम्ब से बुआई करते हैं तो उसके लिए आप 1 दिसंबर से 25 दिसंबर तक इसका बुआई कर सकते हैं। बीज की मात्रा अगर समय से बुआई करते हैं तो 125 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। अगर दिसंबर में बुआई करते हैं तो इसका जो बीज का मात्रा है 150 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होगा। सब्जियों की खेती करने वाले किसान वर्तमान समय में रबी प्याज की फसल लगा सकते हैं। झारखंड के परिवेश में प्याज की अच्छी पैदावार लेने के लिए किसान एग्री फाउंड, डार्क रेड, अर्का कल्याण और अर्का निकेतन नामक उन्नत प्रभेद के बीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्याज की खेती करते समय ध्यान दें कि रबी सीजन में जो प्याज लगाते हैं वो रबी सीजन की प्याज बोई जाती है, जाड़े वाली। उसमें जो मुख्य रूप से जो प्रजाति आपको लगाना है अर्का निकेतन, अर्का कल्याण, एग्री फाउंड, डार्क रेड, इन प्रजातियों का आप चयन करें। और लगाते समय ध्यान दें कि पौधे से पौधे की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर, लाइन से लाइन की दूरी यानी कतार से कतार की दूरी 50 से 60 सेंटीमीटर रखें, जिससे कि आपको अधिक उत्पादन होगा और मुनाफा अधिक मिलेगा। ठंड के मौसम में बकरियों में कई प्रकार की बीमारियां लगने की संभावना रहती है, जैसे निमोनिया, PPR रोग इत्यादि। बकरियों के रहन सहन में परिवर्तन कर इन बीमारियों के लगने की संभावनाओं को कम किया जा सकता है। ठंड के मौसम में बकरियों के रखरखाव किस प्रकार करें, बता रहे हैं पशु विशेषज्ञ। किसान भाई जो बकरी पालक है, खासकर हमारे झारखंड में बहुत अधिक किसान भाई जो हैं जो बकरी पालन करते हैं, तो बकरियों को भी ठंड से बचाने के लिए एक ऐसा होना चाहिए कि बकरी घर जो है, सो चूँकि बकरियाँ जो हैं अगर ज़मीन पे रख रहे हैं तो उनका जो मूत्र है, पेशाब जो कर रही है बकरी, तो उससे ज़मीन भीग जाता है। अगर वो ज़मीन में बोरा भी डालते हैं या जूट का कोई ये डालते हैं तो वो भी भीग, बेहतर है कि अगर वो ज़मीन में जूट का बोरा डालें, उसके ऊपर बकरियों को रखने के लिए दें। खेतीबाड़ी में सिंचाई कार्य को आसान बनाता है ओपन मिल समरसेबल पंप। यह पंप गहरे कुओं, तालाब, नहर इत्यादि से पानी खींचकर खेतों तक आसानी से पहुंचाने में सक्षम है। अब वक्त है एक सफल किसान से मिलने का, तो चलते हैं किसान के पास और लेते हैं जानकारी उनके सफलतम कृषि जीवन की। हम गाय भैंस पालते हैं और गाय भैंस पालते हैं, दूध बेचते हैं, खेती गृहस्थी भी करते हैं। खेती गृहस्थी से फायदा है।
और अब एक नजर राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 24 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 25 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस। गोड्डा अधिकतम 27 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस। कोडरमा अधिकतम 25 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस। चाईबासा अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस। और हजारीबाग अधिकतम 25 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। राज्य के खाद्यान्न मंडियों में चावल और मक्का जैसे प्रमुख अनाजों के भाव स्थिर हैं। दलहनी अनाजों में थोड़ी नरमी आई है। अन्य अनाजों मूल्यों में कोई विशेष उतार चढ़ाव नहीं दर्ज किया गया। उधर सब्जी मंडियों में भी हरी सब्जियों की अच्छी आवक से नरमी का रुख है। वहीं कुछ प्रमुख अनाजों के आज के भावों पर नजर डालें तो वे इस प्रकार रही। चावल मध्यम न्यूनतम 2500, अधिकतम 3000 रुपए। चावल उत्तम न्यूनतम 3000, अधिकतम 4500 रुपए। गेहूं न्यूनतम 1500, अधिकतम 1700 रुपए। दाल अरहर न्यूनतम 10,400, अधिकतम 11,900 रुपए। दाल मसूर न्यूनतम 8000, अधिकतम 8600 रुपए। दाल चना न्यूनतम 4900, अधिकतम 5100 रुपए। चीनी न्यूनतम 2700, अधिकतम 3000 रुपए। आलू न्यूनतम 800, अधिकतम 1000 रुपए। और प्याज न्यूनतम 1800, अधिकतम 2100 रुपए। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। खबरें खेती के अंतर्गत आपने देखा मंडी भाव, जाना मौसम का हाल और कृषि की नई नई तकनीक और उपकरणों की भी जानकारियां ली। तो जानकारियां हम और आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले लेंगे एक अल्प विराम। आप देखिए ये संदेश। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और PVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। विराम के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आलू की सब्जी आजकल हम हर सब्जियों में मिलाकर बनाते हैं। आलू स्वादिष्ट भी होती है और पौष्टिक भी होती है। तो इसकी उन्नत व वैज्ञानिक खेती के बारे में आज हम आपको बताएंगे। इसकी जानकारी के लिए हम लिए चलते हैं आपको अपने विशेषज्ञ डॉक्टर भूपेंद्र कुमार सिंह के पास, जिनसे बातचीत करेंगे हमारे सहयोगी संजय कुमार सिंह। सब्जियों में आमतौर पर सबसे ऊपर आलू का नाम आता है, जिसका प्रयोग हम प्रतिदिन अपने आहार में लेते हैं, जिसकी खपत भी दूसरी सब्जियों के मुकाबले सबसे ज्यादा होता है। किसान उन्नत तकनीक और वैज्ञानिक पद्धति द्वारा आलू की खेती बड़े पैमाने पर करते हैं। आलू फसल की खेती झारखंड में अधिकांश जगहों पर होती है और यहाँ की जलवायु भी इसके लिए अनुकूल मानी जाती है। आलू हमारा मुख्य सब्जी की फसल होता है और भारतवर्ष में इसका ज़्यादा रोल है, क्योंकि आलू एक ऐसी सब्जी है जो सोलेनेसी ग्रुप के अंतर्गत आता है। इसी को आलू वर्गी के नाम से हम जानते हैं। और आलू का उपयोग की बात करते हैं तो आलू हमारा सब्जी से लेकर के दैनिक दिनचर्या जितनी भी होती है, आजकल फास्ट फूड है, नमकीन है, मिठाई है, इस सब में हम आलू का प्रयोग बहुत रूप से करते हैं। इसलिए आलू का क्षेत्रफल हमारे भारतवर्ष में काफ़ी अच्छे स्तर पर होता है। और आलू की खेती की बात करें तो आलू की खेती का जो समय रहता है वो रबी सीजन रहता है, जैसे जाड़े वाली अभी जो समय चल रहा है आलू की खेती के लिए बहुत अच्छा समय है। आमतौर पर रबी मौसम में आलू की 3 किस्में जो कि समय समय पर बुआई कर सकते हैं, जिसमें आगात, मध्यम और पिछात महत्वपूर्ण है। आगात आलू सितंबर जो कि 70 से 80 दिनों में तैयार हो जाता है। दूसरा मध्यम जिसका समय अक्टूबर है, यह 90 से 100 दिनों में तैयार।
तथा पिछात आलू नवंबर में, जो कि 120 से 130 दिनों में तैयार हो जाता है। इनके उन्नत प्रभेदों में कुफरी अशोका, कुफरी कंचन, कुफरी पुखराज और कुफरी सिंदूरी किस्में आमतौर पर किसान इसकी बुआई करते हैं। आलू की खेती 3 समय में लगाई जाती है, अगेती, पछेती और मध्यम। जैसे जो किसान भाई अगेती का आलू लगाना चाहते हैं वो सितंबर में आलू की बुवाई कर देते हैं। जो किसान मध्यम में आलू लगाना चाहते हैं वो अक्टूबर में आलू लगाते हैं। और जो किसान को पिछड़ जाते हैं, पछेती आलू लगाते हैं, वो किसान जो है नवंबर तक आलू की लगा सकते हैं। इसके लिए किसान भाइयों को मुख्य रूप से ध्यान देना होगा कि हम प्रजाति लगा रहे हैं वो अगेती है, पछेती है, मध्यम है। समय के अनुसार प्रजाति का चयन करें। जैसे अगर अगेती आलू आप लगा रहे हैं तो अगेती आलू 70 से 80 दिन में तैयार हो जाता है, तो उसी आलू का चयन करें। अगर मध्यम आलू आप लगा रहे हैं तो मध्यम आलू हमारा 90 से 100 दिन में तैयार हो जाता है, तो उस आलू का चयन करें। और जो आलू पछेती आप लगाना चाह रहे हैं वो आलू हमारा 110 से 120 दिन में तैयार होता है, तो उस तरह की प्रजाति का आप चयन करें। आलू में हम लोग झारखंड की परिस्थिति को ध्यान में रखते देखेंगे, यहाँ के लिए जो संशोधित प्रजातियाँ हैं, यहाँ के लिए जो प्रजातियाँ रिकमेंडेड की गई हैं वो हमारा कुफरी पुखराज, कुफरी चिपसोना, कुफरी ज्योति, कुफरी अलंकार और कुफरी नवजीवन, ये सारी प्रजातियां जो है हमारे आलू अनुसंधान केंद्र शिमला में है, उनका रिसर्च सेंटर बिहार में है, वहाँ से निकाली गई प्रजातियां हैं जो झारखंड के लिए रिकमेंडेड प्रजातियां हैं। बीजों की मात्रा के लिए छोटी आलू का 10 से 15 क्विंटल, मध्यम आकार के आलू का 15 से 20 क्विंटल तथा बड़े आकार के आलू का 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के दर से खेत में बुआई करना चाहिए। मिट्टी में दोमट या बलुई दोमट मिट्टी में आलू पौधों का बढ़वार ठीक ढंग से होता है। 10 टन प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर की सड़ी खाद का जमीन में प्रयोग करना लाभदायक होता है। बुआई के लिए कतार से कतार की दूरी 50 सेंटीमीटर तथा कंद से कंद की दूरी 20 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। आलू फसल में उर्वरकों की संतुलित मात्रा, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास देना चाहिए। नाइट्रोजन की 120 केजी में 60 केजी बीज बुआई के समय तथा आधी मात्रा फसलों पर मिट्टी चढ़ाने के समय देना लाभदायक होता है। तो हम लोग बीज की मात्रा निर्धारित करते समय ध्यान देंगे कि जब आलू का साइज छोटा है हमारा, तो हमें 10 से 15 कुंटल प्रति हेक्टेयर बीज की जरूरत पड़ेगी। जब आलू का आकार मध्यम आकार का आलू है तो हमारा 15 से 20 कुंटल प्रति हेक्टेयर बीज की जरूरत पड़ेगी। और आलू का साइज बड़ा है हमारा तो हमें उसमें बीज की मात्रा ज़्यादा लगेगी, जो कि 25 से 30 कुंटल बीज हमारा 1 हेक्टेयर में लगेगा। उर्वरक, जैसे कि उर्वरक की बात है, उर्वरक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है इसमें। आलू में, आलू एक ऐसी फसल है सब्जी का जिसको ज़्यादा से मात्रा में उर्वरक की ज़रूरत पड़ती है। और आपने देखा होगा, आप भी आलू खेती करते हैं कि ज़्यादा जितना उर्वरक आप देंगे वो आलू का उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा होगा। उर्वरक में देखें तो जब आलू बुवाई कर रहे हैं उससे 1 हफ्ते पहले आप गोबर की खाद 200 से 250 कुंटल प्रति हेक्टेयर आप डाल दीजिए, उसको अच्छी तरह से मिट्टी में मिला दीजिए और मिला के खेत की तैयारी कर लीजिए, तब आलू बोइए। जब आलू आप बो देते हैं उसी समय आप उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, नाइट्रोजन 120 किलोग्राम, फास्फोरस 50 किलोग्राम और पोटास 140 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से आप देंगे। और देते समय ध्यान देंगे कि फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा, नाइट्रोजन की आधी मात्रा बुवाई के समय दे देंगे और आधा नाइट्रोजन बचा लेंगे। जैसा कि मैंने बताया 120 किलो नाइट्रोजन, तो उसमें से 60 केजी नाइट्रोजन आप बचा लेंगे। वो नाइट्रोजन आप 25 से 30 दिन बाद जब पहली सिंचाई करते हैं उस समय आपको टॉप ड्रेसिंग के रूप में आप उसको दे सकते हैं। आलू फसल में सिंचाई का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, इसलिए आलू रोपाई के 4 से 5 दिन बाद पहली सिंचाई एवं उसके बाद प्रत्येक 8 से 10 दिनों के अंतराल पर हल्की सिंचाई करना फायदेमंद रहता है। जब आलू आप लगा देते हैं तो पहला सिंचाई हम 7 से 10 दिन के बाद देंगे। आलू की बुवाई के 7 से 10 दिन और हल्का सिंचाई करेंगे, जिससे हमारा आलू का जो मेड़ी रहता है वो आधा तक पानी जाएगा। पूरा मेड़ी नहीं डूबना चाहिए। अगर पूरा मेड़ी आपका डूब जाएगा तो आप समझिए आलू का जो उत्पादन है उस पर बड़ा बुरा असर पड़ेगा। इसलिए हम आलू की हल्की सिंचाई करेंगे और उसके बाद हम 10 से 15 दिन के अंतराल पर पानी देते रहेंगे। पौधों में सही देखभाल न करने पर बहुत सारी रोग व्याधियां लग जाती हैं, जिसमें कीट, अगेती अंगमारी और पछेती अंगमारी का प्रकोप ज्यादा होता है। अगेती अंगमारी में पत्तियों पर छोटे भूरे चमकदार धब्बे बन जाते हैं, जिसमें पत्तियां सिकुड़कर गिरने लगती हैं, तथा पछेती अंगमारी में पत्तियों के किनारे पर भूरे रंग के धब्बे शुरू होकर पौधों के अन्य भाग पर फैलकर पूरे पौधे को नष्ट कर देते हैं। अतः इसके बचाव के लिए रासायनिक दवा मैंकोजेब या वेवस्टीन या रेडोमिल का प्रयोग करना लाभदायक होता है। अक्सर आलू में ठंड से पाला रोग लग जाता है,
इसके बचाव के लिए फसल पर सिंचाई कर देने से पाला का असर कम हो जाता है। इन्हीं सब तकनीकों को अपनाकर किसान आलू फसल से ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। ठंड ज़्यादा हो जाती है, जो पानी जैसे बर्फ़ में बदलता है, अब देखेंगे 4 डिग्री सेल्सियस पर जैसे पानी आता है तो बर्फ़ बन जाता है। ऐसे ही जब हमारे पौधे के तने में जो पानी भरा रहता है, ठंड ज़्यादा होती है तो भरा हुआ पानी जमने लगता है, और जैसे जमेगा बर्फ़ का रूप लेगा, हमारा तना का जो फट जाएगा, उससे क्या होगा, हमारा पौधा मर जाएगा। वो तो हुआ पाला मरना। और झुलसने वाली बात होती है, दोनों है। झुलसना एक बीमारी हुई जो कि हमारे एक फफूंद से फैलती है, और ये झुलसना 2 तरीके से होता है। एक तो होता है अगेती अंगमारी, इसको बोला जाता है हिंदी में अंगमारी, लेट ब्लाइट, और एक होता है आपका अगेती अंगमारी या पछेती अंगमारी। दोनों में क्या अंतर होता है? अगेती अंगमारी जो होती है, जिसके पत्ते आप देखेंगे तो किनारे से जो है धीमे धीमे भूरे कलर के धब्बे बनना शुरू होता है, और धीमे धीमे बढ़ना से रिंग बना लेता है वो, और रिंग बनाते बनाते पौधे की पत्तियों तक आता है, फिर तने पे जाता है, पूरा पौधा उससे ख़त्म हो जाता है। अगेती अंगमारी जो होती है, एक फफूंद होती है अल्टरनेरिया सोलेनाई, उसके कारण फैलता है। इसको रोकने के लिए हम लोग दवा का प्रयोग करते हैं। मैंकोजेब दवा जो आती है, उसका 2 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से हम दवा डालेंगे, जिससे आलू हमारा बच जाएगा। और दूसरा जो मैं बताया था, पछेती अंगमारी। पछेती अंगमारी ज़्यादा खतरनाक होती है। उसमें क्या होता है, पूरा पौधे को कवर कर लेता है वो। उसके जो धब्बे जो होते हैं बीज पत्ती से शुरू होते हैं, और धीमे धीमे बढ़ना शुरू, रिंग बना लेता है पूरा, और पत्ती को झुलसा देता है, पूरा झुलस जाएगा, पूरा तने, आपका तना, पत्ती पूरा धीमे धीमे पौधा डैमेज होता चला जाएगा। एक समय ऐसा आएगा आपका पूरा खेत ही खत्म हो जाता है। इससे बचाव करने के लिए किसान भाइयों को जब बीमारी आने से पहले ही या तो मैंकोजेब या रेडोमिल या बॉविस्टीन, इन दवाओं की 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से छिड़काव कर देना चाहिए, जिससे हमारे आने वाले समय में आलू में जो रोग फैल रहा है वो नहीं फैल पाए और आलू हमारा बच जाए। अभी आपने आलू की खेती के बारे में जानकारी ली, तो अवश्य ही अच्छी लगी होगी ये जानकारी। तो आगे जानकारी और भी बढ़ाएंगे हम, लेकिन सबसे पहले लेंगे एक और अल्प विराम। तब तक आप देखिए ये संदेश। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। विराम के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। गेहूं के बारे में तो आप सभी जानते हैं कि गेहूं हम सब चीज़ के लिए उपयोग में लाते हैं, तो इसकी उपयोग के लिए हमें इसकी खेती भी उसी तरीके से करनी होगी। तो आज हम आपको बताएंगे गेहूं की वैज्ञानिक खेती के बारे में। तो गेहूं की वैज्ञानिक खेती के बारे में हम आपको जानकारी दिलवाएंगे अपने विशेषज्ञ डॉक्टर मनीष कुमार से, जिनसे बातचीत करेंगे हमारे सहयोगी मनोज कुमार पांडे। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हम हैं कोडरमा के जयनगर कृषि विज्ञान केंद्र में और हमारे साथ हैं कृषि वैज्ञानिक श्री मनीष कुमार जी। श्री मनीष कुमार जी आपको बताएंगे गेहूं की वैज्ञानिक खेती के बारे में। मनीष जी, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारे किसान भाइयों को बताएं गेहूं की वैज्ञानिक खेती के बारे में। किसान भाइयों नमस्कार। आप जैसा जानते हैं कि जो है रबी में सबसे प्रमुख फसल लगने वाली जो हमारे झारखंड कोडरमा में है वो गेहूं का फसल है। अतः गेहूं का यदि हम खेती करते हैं तो हमको वैज्ञानिक पद्धति के बारे में जानना अति आवश्यक है। तो सबसे पहले बात आती है कि जो आप खेत का जो तैयारी करते हैं, तो गेहूं का जो है हम लोग फसल 2 तरीके से लगा सकते हैं। एक जो है खेत अच्छी तरह तैयार करके, और दूसरी तरह बिना जो है खेत तैयार किए हुए, जिसको हम लोग बिना खेत तैयार किए हुए शून्यकर्षण विधि से कहते हैं। तो गेहूं हम देखते हैं कि जो है जब खेत तैयार हो जाता है जो है, तो उसके बाद हमारा जो कार्य होता है वो जो हमारा गेहूं का प्रजाति का चयन, यदि अच्छी प्रजाति होगी तभी हमको जो है हमको अच्छी उपज मिल पाएगी। तो इसके लिए हमें उन्नत जो है
प्रजातियों का चयन करना चाहिए। जैसे PVW 343 है, PVW 606 है, जो है HD 2828 है, 2728 है। ये सब जो है प्रजातियां अच्छी हैं जो अच्छी उपज देती हैं। एक जो है लेट से जब हम लगाते हैं तो C38 है। ये सब प्रजातियां जो है बहुत अच्छी हैं और किसान भाई यदि ये सब प्रजातियों का चयन करके जो अपने खेतों में लगाते हैं तो उनको अच्छी उपज मिलेगी। तो सही समय क्या है लगाने का? यदि हम जो है इसका सही समय माना जाता है, आप जो है 15 अक्टूबर से जो है 15 नवंबर तक उचित समय माना जाता है। उसके बाद 15 नवंबर से जो है 15 दिसंबर तक हम लोग इसको कहते हैं लेट, जो देर से बुआई जो है। और उसके बाद यदि और लेट करते हैं तो थोड़ा सा और जो है अति लेट में हो जाता है, उसको हम लोग जो है 30 दिसंबर तक भी लगा सकते हैं। जो इसके बाद जो है हम लोग बात करते हैं बीज दर का। तो किसान भाई यदि जो है वो सामान्य तौर पे हम ये रहेगा कि किसान भाई लाइन में लगाएं, पंक्तियों में। उससे क्या होगा कि जो है जो कृषि कार्य होते हैं वो आसान हो जाते हैं, सिंचाई आसान हो जाता है और जो है हमारा उपज भी अच्छा होता है। तो जो है लाइन से लाइन की दूरी किसान भाई 15 सेंटीमीटर रखें और पौध से पौध की दूरी जो है 10 सेंटीमीटर रखें। यदि जो है और जो बीज दर जो है 80 kg प्रति हेक्टेयर के दर से यदि शून्यकर्षण मशीन के द्वारा जो है गेहूं की बुआई करते हैं तो उसमें बीज दर जो है किसान भाई 100 से 120 kg प्रति हेक्टेयर की दर से रखें। और सबसे बड़ी बात है कि हम देखते हैं कि जो है गेहूं में बाद में बहुत सारी जो कीट और बीमारियों का जो है प्रकोप होता है और उस समय होने से जो है हमें बहुत बड़ी मात्रा में क्षति पहुंचती है। तो इसके लिए किसान भाई क्या करें, पहले ही जो है बीज का जो है बीजोपचार कर लें, बीज का शोधन कर लें। इसके लिए जो है हमारे बाज़ार में जो है बहुत ही अच्छी दवाई है जिसे थीरम या बेविस्टिन। इसका जो है 2.5 से 3 ग्राम प्रति केजी बीज के दर से इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और जो भी जो बीज शोधन का प्रक्रिया किसान भाई करते हैं, जिस दिन लगाना हो, मान लीजिए कि जो है हमको कल लगाना हो तो आज हम शाम में जो है बीज शोधन प्रक्रिया जो है छाये में करेंगे। इसके लिए क्या जो है हम लोग क्या करते हैं, प्लास्टिक का एक शीट लेते हैं, बीज लेते हैं और जो है 2.5 से 3 ग्राम प्रति केजी के दर से जो हम लोग दवा लेते हैं और उसको जो है 1 लीटर पानी में मिला के जो है उसको घोल लेते हैं। फिर जो है उसको बीज में अच्छी तरह से मिला देते हैं और उसको रात भर के लिए हम लोग छोड़ देते हैं ताकि उसमें जो है पूरे बीज पे जो है दवा का एक जो है परत चढ़ जाए। तब क्या होता है, बाद में जो है मिट्टी जनित, हवा जनित और पानी जनित जो बीमारियां होती हैं वो नहीं होती और हमारा फसल जो है सुरक्षित रहता और अच्छा उपज मिलता है। इसके साथ ही जो है देखते हैं कि जो है गेहूं में जो है खरपतवार का भी प्रकोप जो है आते रहता है। तो इसके लिए जो सबसे अच्छी दवा है आइसोप्रोट्रोन, जो है लगभग जो है 1 लीटर जो है प्रति हेक्टेयर के दर से इसका जो इस्तेमाल किया जाता है। इससे क्या होगा कि जो सकरी पत्ती वाले जितने खरपतवार हैं उनका नष्ट हो जाता है। यदि जिन किसान भाइयों के यहाँ जो है चौड़ी पत्ती वाले जो है खरपतवार होते हैं उनके लिए क्या है, एक 2,4-D दवा आती है, उसका जो है 500 से 600 जो ग्राम प्रति हेक्टेयर के लिए जो है मात्रा उपयुक्त होता है। इसके साथ ही आजकल जो कंबाइंड में और अच्छी दवा आने लगा है, जो ऐसे मेटासिस्टॉक्स ये सब, तो इन लोग इस सब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और खरपतवार से जो है निजात पा सकते हैं। अच्छा, सिंचाई की आवश्यकता कब कब पड़ती है? गेहूं जो है एक जो सिंचित फसल है, इसमें जो है यदि आप सिंचित किस्म का इस्तेमाल करते हैं जैसा कि हमने बताया PVW 343, तो लगभग आपको 5 से 6 सिंचाई का ज़रूरत पड़ता है। एक पहला सिंचाई जो है हम लोग 21 दिन में लगते हैं, जिसको कहते हैं क्राउन रूट इनिशिएशन, जो ये अति ही आवश्यक माना जाता है। इसी समय क्या होता है कि जो है हमारे गेहूं में ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले निकलते हैं, जिस पे हमारा उपज निर्भर करता है। जितने ज़्यादा कल्ले होंगे उतना ही ज़्यादा उत्पादन होगा। उसके बाद जो है इसी तरह जो है दूसरा जो 55 से 60 दिन, उसके बाद जो है 80 से 85 दिन, फिर जो है 100 से जो है 110 दिन में देते हैं।
फिर जब उसका जो फ्लावरिंग आना शुरू, फूल आना शुरू होता है, जब उसका बाली पकना शुरू होता है, इन अवस्थाओं पे जो है हम लोग सिंचाई देना आवश्यक। लेकिन क्या है, झारखंड में जो है सिंचाई की जो है पर्याप्त जो है उतनी नहीं है, कमी है। तो किसान भाई क्या करें, गेहूं का यदि वो उत्पादन चाहते हैं, अच्छी फसल चाहते हैं, तो वो जो है 3 सिंचाई में भी जो है अच्छा प्रबंधन कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करें कि जो है पहली सिंचाई वो जो है 30 से 35 दिन में करें, ठीक है। दूसरी सिंचाई जो है वो 70 से 75 दिन में, और तीसरी सिंचाई जब फसल में जब बाली पकने वाला हो, जब उस समय करें, तब इससे जो है उनको अच्छी उपज मिलेगी। मनीष जी, आपने कृषि दर्शन कार्यक्रम को अपना बहुमूल्य समय दिया, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाई बहन, आज की जानकारी से आप अवश्य ही लाभान्वित होंगे। तो अगले अंक में भी आप इसी तरह जानकारी हमसे लेते रहिए। हम फिर से हाजिर होंगे, लेकिन जाते जाते आप हमारा पता लिख लें। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, और हमारी पिन संख्या है 834001। तो इसी के साथ अब हमें दीजिए इजाज़त। जोहार।